हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हमने इसके पहले फ्रैगमेंटेशन पढ़ा था कि डीएनए को फ्रैगमेंट करके अलग कैसे करते हैं। तो उनको जॉइन करते हैं हम लोग किसके थ्रू? क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू। तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। क्लोनिंग वेक्टर्स थोड़ा नहीं बहुत पढ़ेंगे। प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं और इनके पास एबिलिटी होता है रेप्लिकेट करने का विद इन बैक्टीरियल सेल। और ये लोग एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब कि एकदम इंडिपेंडेंट। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। फिर हम लोग आ जाते हैं बैक्टीरियोफेज। उनका हाई कॉपी नंबर पर सेल और हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज इसलिए क्योंकि उनका ना हाई नंबर पर सेल होता है। अच्छा, अब कॉपी नंबर क्या होता है ना, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। कॉपी नंबर क्या होता है बताइए? कॉपी नंबर क्या है? आपको समझ आई वाली लाइन? नहीं समझ आया? क्यों नहीं आया? क्यों कॉपी नंबर मतलब पता ही नहीं है? अब बताओ, जो ज़्यादा क्लोनिंग करेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर जो कम क्लोनिंग करेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा? ऑफ कोर्स जो ज़्यादा करेगा, है ना, तभी तुम ज़्यादा अमाउंट पे बन पाओगे। तो कॉपी नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म बाय वेक्टर इनसाइड होस्ट सेल। ओके। अब कुछ प्लाज्मिड्स के पास सिर्फ एक या तो दो कॉपीज़ पर सेल हो सकता है, जबकि दूसरे का 15 से 100 कॉपी पर सेल हो सकता है और उनका नंबर ऊपर भी जा सकता है। अब बताइए ज़्यादा अच्छे कौन से हुए, एक दो कॉपी नंबर वाले या फिर 1500 वाले? 1500 और उसके ऊपर वाले बेटर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका बेटर वाला। अब अगर लिंक करना चाहे एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए के साथ, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके नंबर को इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज। जितना का कॉपी नंबर उतना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको। फिर जो वेक्टर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट में, वो ऐसे इंजीनियर होता है ना कि वो हेल्प करता है इजी लिंकिंग, कि इजीली फॉरेन डीएनए लिंक हो जाएगा और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से अब हम लोग आ जाते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या हुआ, आप देखिए, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन वेक्टर। फैसिलिटेट क्लोनिंग इन वेक्टर अगर है तो इनको हम लोग और क्या बोलेंगे? टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? अब देखिए, हम लोग आ जाता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, इसको हम लोग ऑरआई बोलते हैं, हमने पहले पढ़ चुका है। अब ये एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब लिंक होता है इस सीक्वेंस से तो उसको हम लोग रेप्लिकेट करा सकते हैं विद इन द होस्ट सेल। अब ये जो सीक्वेंस है ये और भी रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए को। तो फिर अगर किसी को अगर रिकवर करना है बहुत सारे कॉपी टारगेट डीएनए का, तो फिर उसको क्लोन करना चाहिए एक वेक्टर में जिसका कि ओरिजिन सपोर्ट बहुत हाई है। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे हम लोग क्या पता चला कि कॉपी नंबर जितना ज़्यादा बेटर इज़ द क्या? बेटर इज़ द वेक्टर। हमारा सिलेक्टेबल मार्कर में ना आपका डिफरेंशिएशन होता है, आप लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब एडिशन टू और आई के साथ साथ वेक्टर को एक सिलेक्टेबल मार्कर की भी ज़रूरत होता है जो कि उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए, और सिलेक्टिवली परमिट करते हैं वो लोग किसका ग्रोथ, जो लोग ट्रांसफॉर्म हो पाए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ये एक प्रोसीजर है जिससे कि एक पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बैक्टीरियम में। नॉर्मली जो जीन होता है जो एनकोड करता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन,
केनामासाइन एट्सेट्रा, ये सब कंसिडर होते हैं यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर ई कोलाई के लिए। और जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होता है उसके पास कोई रेजिस्टेंट नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक के थ्रू, तो इसलिए हम लोग को ये ई कोलाई में डालना होता है। तब देखा हम लोग बनाए क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, अब हमको अगर एलियन डीएनए को अगर लिंक करना है तो फिर वेक्टर को बहुत ही कम या फिर सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना पड़ेगा फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, है ना, एक ही होना पड़ेगा वरना वो इतना सारा काटेगा कंफ्यूज जाएगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट, प्रेफरेबली सिंगल। अच्छा, अब आपको जो एलियन डीएनए, हम लोग क्यों ला रहे हैं एलियन डीएनए को, क्योंकि आपका डिज़ायर्ड डीएनए है ना, डिज़ायर्ड जो आपका डीएनए है आप लोग उसको उठा के लाए और बोला बस बना दो इसका 10 कॉपी 100 कॉपी, ठीक है, जो अच्छा लगता है उसको बहुत सारा कॉपी बना दो। अब प्रेजेंस अगर हुआ एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट एक वेक्टर में, तो उससे क्या होगा ना, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएगा जिससे कि जीन क्लोनिंग कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो जो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए है ये कैरीड आउट होता है एक रेस्ट्रिक्शन साइट में, जो कि 2 में से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में से होता है ना। अब जैसे कि एग्जांपल आप लाइगेट कर सकते हैं एक फॉरेन डीएनए को BAM-H1 साइट में, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PVR322। आपने अगर ऐसे लाइगेट किया फॉरेन डीएनए को तो फिर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट चला जाएगा क्योंकि इंसर्शन हो चुका है फॉरेन डीएनए का, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वन से अगर हमने उसको प्लेटिंग करे ट्रांसफॉर्मेंट को एम्पिसिलिन में कंटेनिंग मीडियम में। अच्छा, तो फिर सच सच बताइए, कुछ समझ आया आपको? नहीं समझ आया होगा, है ना, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी लिखी आपको इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से है। देखिए, आपने अगर फॉरेन डीएनए को BAM-H1 साइट में डाला, ये आपका BAM-H1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका फॉरेन डीएनए आया तो फिर वो ये वाला साइड ना रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो फिर वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा और एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। तो हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट को एम्पिसिलिन में देख सकते हैं कि ये लोग एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे हैं और टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो कर रहे, क्योंकि हमने इसको किससे किया है, BAM-H1 से किया है, ठीक है। लाइगेट कर रहा आप एक फॉरेन डीएनए को BAM-H1 साइट पे करा, तो अपने फॉरेन डीएनए को अगर यहाँ पे ला दिया तो फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जाएगा वो, और फिर उसका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है तो वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस चला जाएगा टेट्रासाइक्लिन से, लेकिन वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा। समझा? तो फिर इधर जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है ये ना, मतलब कि अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का चला जाएगा क्योंकि फॉरेन डीएनए ने आ चुका है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस चला गया, तो रेजिस्टेंस जब चला गया तो फिर यहाँ पे क्या वो यहाँ पे उग पाएगा, अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, तो फिर वो यहाँ पे उग पाएगा क्या, ये वाला जगह ब्लॉक हो गया, तो अगर इसका रेजिस्टेंस चला गया तो टेट्रासाइक्लिन में तो ये मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके फिर कौन से ग्रो होंगे बताइए, यहाँ पे आपके कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन, ठीक है, तो फिर आपके जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो यहाँ पे रह जाएंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस लूज़ नहीं किया, लेकिन जो आपके रिकॉम्बिनेंट है उन्होंने लूज़ कर दिया है, तो फिर वो मर जाएंगे टेट्रासाइक्लिन में। लेकिन जो आपके जो रिकॉम्बिनेंट है क्या वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे? हाँ, वो लोग एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे दोनों में, लेकिन आपका जो रिकॉम्बिनेंट है वो आपका सिर्फ एम्पिसिलिन में करेगा, उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो चुका है। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, उसको फिर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक मीडियम जिसपे कि टेट्रासाइक्लिन होता है। अब जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहा है एम्पिसिलिन में, है ना, तो उसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, तो जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में जिसपे कि मीडियम है, लेकिन उस पर नहीं जिसपे कि टेट्रासाइक्लिन है, मतलब वो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे नहीं कर रहा है, जो आपका रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज़ कर दिया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों पे ग्रो करेंगे, और इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प करता है सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, और जो दूसरा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वो इनएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि आपका एलियन डीएनए इंसर्ट हो गया और हेल्प करता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट में। अच्छा, अब हम लोग देखिए, आपको ना ये सब साइट्स याद करना है। आप इन तीनों को आप कैसे याद करेंगे, इन तीनों का
ये आपका PBR है। ओराई को वैसे ही याद कीजिए आप। इसका ये देखिए, ई को R1 और क्लाव 1 और हिंद 3, इसका निमोनिक पता है क्या होगा? इसका निमोनिक होगा क्लास 1 की, क्लास 1 की सेक्शन ई, हिंदी मीडियम। ओके, आप जब इसको याद करेंगे तभी ना आपको पता चलेगा कि आपको आपने मतलब किस कहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA लगा है, कहाँ पे आपका मतलब रेजिस्टेंस जा चुका है। बैम H1 और SAL, इसको क्या करेंगे? ट्राई बनाना सैलाड। ट्राई से क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन, बनाना से बैम H1, सैल1 सैलाड। ठीक है, अब ये एम्पिसिलिन और PVU1 और PST1, इसका निमोनिक क्या हुआ? PT टीचर कॉल्स अमर एंड PU। अभी PVU देखो PU जैसा लग रहा है, और PT क्या हो गया आपका? PST, और ये अमर हो गया आपका एम्पिसिलिन। और इसका निमोनिक मैंने मिला नहीं था, बट मैंने सोचा था, तो इसका निमोनिक एक हो सकता है आपका रिप, RIP। ठीक है रिप। तो यही है। अब जो आपका PVR है, अच्छा आपने कभी सोचा है कि आपकी ये PBR का क्या है? जो P है ये क्या है? प्लाज्मेट। ये जो आपका B है वो क्या है आपका? पता है किसी को? बॉलीवर। और ये जो आपका R है आपका रॉड्रिगुस। इन्होंने ही मतलब कि वो डिस्कवर किया था। और 322 हो गया ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही है। और यहाँ पे जो आपका टेट्रासाइक्लिन है, आपके सिलेक्टेबल मार्कर कितने हुए? फिर पूछेंगे सिलेक्टेबल मार्कर कितने हैं, तो ये 1 और ये 2, तो सिलेक्टेबल मार्कर 2। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट देखिए कितने दिख रहे हैं आपको? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लोनिंग साइट, 8 डायग्राम में ही। और ये डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। होता है आपको सीधा आके बोल देगा इधर क्या है। ठीक है, फिर आप बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 10 बार लिख के याद कीजिए, जैसे याद करना है कीजिए। ठीक है, तो फिर अब यहाँ तक तो हो चुका है। और ये है आपका VBI। हर एक एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम में उठा लो, ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो। हम लोग आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ठीक, कोई नया टॉपिक नहीं है, लाइन है। तो सिलेक्टेबल ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये कम्बरसम प्रोसीजर है। कम्बरसन मतलब क्या होता है आप बताइए? इंग्लिश सब ICSE वाले बच्चे होंगे, है ना, CBSE वाले, बताओ बताओ। स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, क्योंकि वो रिक्वायर करता है साइमल्टेनियस प्लेटिंग दोनों के दोनों प्लेट्स में, जिसपे कि अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि हमारा डिफ्रेंशिएट करता है रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर, कि उनको कि वो लोग कलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फिर ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ क्या? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या करता है? कलर देता है, कलर देगा। ओके, अब इस पे आपका जो एक रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको इंसर्ट करते हैं हम लोग कोडिंग सीक्वेंस में, एक एंजाइम में, ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, हमने एक रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट कर दिया कोडिंग सीक्वेंस का एक एंजाइम में, बीटा गैलेक्टोसिडेज में करते हैं फिलहाल। तो फिर अब इससे ना क्या होगा? इनएक्टिवेशन हो जाएगा एंजाइम का,
जिसको कि हम लोग रिफर बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने देखा, हमने जैसे एलियन डीएनए इंसर्ट किया, क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस चला गया, तो इनएक्टिविटी हो रहा है हर जगह। तो जो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस देता है ब्लू कलर्ड कॉलोनी, अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर, उस पर कोई इंसर्शन है ही नहीं, लेकिन अगर इंसर्शन है कोई चीज़, तो इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेस और जो कॉलोनीज़ है वो कोई कलर देगा ही नहीं। तो फिर अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेस का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी के तरह। फिर रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। अब ये अल्फ़ा वाला जो है ना, ये आपका सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का कलर क्या था, नो कलर, कलरलेस। नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट का कलर क्या था, ब्लू। ठीक है। अब जो वेक्टर होता है क्लोनिंग जीन्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स में, अब आप सरप्राइज रहेंगे, चलो छोड़िए, अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस, मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस क्या है, ये नाम से पता चल रहा है एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके डाइकॉट्स को। एक पैथोजन है सेवरल डाइकॉट प्लांट का, ये एबल करता है डिलीवर एक पीस ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग टीडीएनए बोलते हैं, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में, और ये डायरेक्ट करता है ट्यूमर सेल को प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। जो पैथोजन की ज़रूरत है ना, ये ट्यूमर वैसे उसको प्लांट को बोल देता है कि वैसे करो। ठीक है। अब जब आपका टीडीएनए होता है, थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट है ये, तो आपका जो टीडीएनए है, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी लिख लीजिए। एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ क्या होता है यहाँ पे, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन अगर आपको याद होगा तो क्या करता है, सेल को एकदम डबल, है ना। तो फिर इससे क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन होके क्या हुआ, आपका ट्यूमर बन गया। ये इसका मैकेनिज़्म है। अब सिमिलरली जो रेट्रोवायरस होता है एनिमल्स में, उसके पास एबिलिटी होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में। अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजन इन द यूकैरियोटिक होस्ट जनरेटेड नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दिस टूल्स ऑफ, ठीक है। अब हमको जो ये नॉलेज मिल गया है कि हम लोग डिलीवर कैसे करें, है ना, जीन को पैथोजन के अंदर और उनके यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर, तो इससे ना पैथोजन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो गया है। यूज़फुल वेक्टर डिलीवरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट टू ह्यूमन। हम लोग जैसे जीन्स ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, तो फिर वैसे ही पैथोजेंस के लिए काफ़ी यूज़ है। अब जो ट्यूमर इंड्यूस करता है, जो टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड मतलब क्या, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म पता है क्या है, टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। मैंने बस टीआई का बता दिया है, प्लाज्मिड छोड़ दीजिए। ठीक है, ये टीआई का है। तो फिर हाँ, अब मैं अगर इसको थोड़ा समझाऊँ, तो देखिए ये आपका प्लांट है, यहाँ पे एक और एक गोला और एक गोला, ये आपका प्लांट सेल है। अब यहाँ पे जो आपका टीडीएनए है, टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे टीडीएनए को रिमूव कर दिया, और हमने ऐड क्या कर दिया, देखो, और फिर ऐड कर दिया फॉरेन डीएनए।
तो फॉरेन डीएनए को ऐड किया तो फिर आपको क्या बना, इधर मेरे को ऐड लिखना चाहिए ना, तो फिर इधर हम लिखेंगे ऐड फॉरेन डीएनए। तो हमको मिलता है फॉरेन डीएनए और एक प्लांट जीनोम। इस जगह टी डीएनए है, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ये आपका प्लांट सेल है जिसपे कि बनता है टी डीएनए प्लस प्लांट जीनोम। ओके, अब देखिए, अब जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का, उसको हमने अब मॉडिफाई कर चुका है क्लोनिंग वेक्टर में, जो कि अब और पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट्स के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म डिलीवर करने के लिए जीन्स हमारे इंटरेस्ट का वैरायटी ऑफ प्लांट्स में। और वैसे ही सिमिलरली जो रेट्रोवायरस है उसको भी हम लोगों ने डिसार्म कर दिया है, और हम लोग अभी यूज़ करते हैं उसको डिलीवर करने के लिए डिज़ायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल। तो जैसे ही एक जीन या फिर डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग लाइगेट कर देते हैं सूटेबल वेक्टर में, तो फिर वो ट्रांसफ़र करने, तो इट इज़ ट्रांसफ़र, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बैक्टीरियल प्लांट में या फिर एनिमल होस्ट में, जहाँ पे कि वो मल्टीप्लाई करता है। और कॉम्पिटेंट होस्ट में, ठीक है, तो अब हम लोग पहुँच जाते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट में। तो जो एक डीएनए है ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, वाटर लविंग। डीएनए क्या है आपका, वाटर लविंग। पर ये वाटर लविंग क्यों है, क्योंकि इस पर फॉस्फोरस ग्रुप होता है, वो पास नहीं कर पाता मेम्ब्रेन्स के थ्रू। वाई, वाई का आंसर क्या है बताइए, वाई का आंसर है क्योंकि हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक डीएनए होता है, हमने अभी पढ़ा। लेकिन आपका मेम्ब्रेन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन। तो फिर इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, तो ताकि जो बैक्टीरिया वो प्लाज्मिड को ले सके, जो बैक्टीरियल सेल है उनको पहले कॉम्पिटेंट लेना पड़ेगा, उनको कॉम्पिटेंट लेना पड़ेगा ताकि वो लोग डीएनए बना सके। कॉम्पिटेंट मतलब कि उसके लायक, हैविंग द एबिलिटी नीडेड फॉर समथिंग, और वैसे उसको कॉम्पिटेंट बोलेंगे कि उसको एबिलिटी के लायक, उसके लायक बनाएंगे। अब ये कैसे होता है, ट्रीट करके उसको एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन के साथ, जैसे कि कैल्शियम, जो कि इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, जिससे कि डीएनए एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए Ca2+। और देखिए जो बैक्टीरियम है थ्रू पोर्स उसके सेल वॉल में, अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको फिर फोर्स कर सकता है ऐसे सेल में, इंक्यूबेट करके सेल्स को विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोइंग बाई, फिर उसको हम लोग 42 मतलब ठंडा गरम ठंडा गरम, ठीक है, फिर हीट से, फिर हम लोग उसको आइस में डाल देंगे, जिससे कि बैक्टीरिया क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले ही लेगा। बोला कि भाई ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इस मेथड को, हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड बोला। अब ये सिर्फ यही सिर्फ एक वे नहीं है इंट्रोड्यूस करने के लिए एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। अब एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन, इस पर क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में एक एनिमल सेल के। और जो दूसरा मेथड होता है ना, ये जो आपका माइक्रो इंजेक्शन है किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। ओके, इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि किसके लिए है, एनिमल सेल के लिए। और कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस। देखना आपको ऑप्शन में आपको साइटोप्लाज्म वगैरह दे देंगे, कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियस। माइक्रो इंजेक्शन किसका होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, न्यूक्लियस के अंदर होता है, किसके, एनिमल सेल के अंदर। प्लांट्स के लिए कुछ अलग है, सेल्स जो होता है बॉम्बार्ड करता है, मतलब हम लोग एकदम एकदम भर देते हैं उसको, ठीक है, हाई वेलोसिटी के साथ माइक्रो पार्टिकल ऑफ क्या, गोल्ड या फिर टंगस्टन, जिसपे कि हम लोग डीएनए, जिसपे कि डीएनए कोटेड रहता है, एक मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। और जो लास्ट मेथड है वो यूज़ करता है डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को, जो कि फिर अलाउ करता है हम लोग इन्फेक्ट करने के लिए सेल को, और फिर वो ट्रांसफ़र कर देता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। तो फिर देखिए हम लोग इस पर देखिए क्या 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 पढ़ा हमने। फर्स्ट है आपका डाइवेलेंट कटायन, हम लोग उसको अगर डाइवेलेंट कटायन के कंसेंट्रेशन के साथ दे तो फिर वैसे भी होता है।
ये आपका फर्स्ट था। सेकंड क्या था? हीट शॉक मेथड। थर्ड क्या था? माइक्रो इंजेक्शन। किस पे होता है? न्यूक्लियस में। क्या होता है? एनिमल्स में। क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट करते हैं। फोर्थ बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक को और क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं जीन गन। तो ये किस में होता है? प्लांट्स में। फिफ्थ होता है आपका डिसआर्म्ड पैथोजन। ओके, बस इस पूरे पैराग्राफ में बस इतना ही था। और भी कुछ था इम्पोर्टेंट, तो वो पढ़ना भी आपको। हम लोग आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो आपका ये क्या इन्वॉल्व करता है? काफ़ी स्टेप, जिसपे कि स्पेसिफिक सीक्वेंस और जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए किसके यूज़ करके? रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस का, और आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर हम लोग लाइगेट करते हैं, है ना। ये तो सब आपका स्टेप्स है। तो आपका इधर क्या पता चलता है? देखिए, आइसोलेशन आपका फर्स्ट स्टेप है, फ्रैगमेंटेशन आपका सेकेंड स्टेप है, किसके यूज़ से करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आइसोलेशन आपका थर्ड स्टेप है, लाइगेशन आपका फोर्थ स्टेप है। फिर यहाँ पे आपका जो एक वेक्टर में फिर ट्रांसफ़र करना आपका फिफ्थ स्टेप है। रिकॉम्बिनेंट किसके अंदर करते हैं? होस्ट के अंदर। कल्चरिंग द होस्ट सेल इन द मीडियम एट अ लार्ज स्केल, ये आपका कौन सा स्टेप है? सिक्स स्टेप है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका सेवेंथ स्टेप है। देखिए, इस पे तो आपका पूरा का पूरा स्टेप ही बता दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका डीएनए। तो फिर आप याद कीजिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का विदाउट एक्सेप्शन। ओके, इम्पॉर्टेंट कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? सारे ऑर्गेनिज्म का, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, हम लोग को कट करना पड़े डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, तो उसको हम लोग को पहले प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल से फ्री। तब जो डीएनए होता है वो इंक्लोज रहता है मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि वो रिलीज़ करे डीएनए को और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी रिलीज़ करे, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड। अब ये कैसे अचीव हो सकता है? ट्रीट करके बैक्टीरियल सेल या फिर प्लांट सेल को या फिर एनिमल टिश्यू को एंजाइम का, जैसे कि लाइजोजाइम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया में, सेलुलेज यूज़ करते हैं प्लांट सेल में, चिटिनेज यूज़ करते हैं फंगस में। इम्पॉर्टेंट, आपको पता हो कि जो जीन्स है ये लोकेट होते हैं एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए में, जो कि इंटरवाइंड होता है प्रोटीन के साथ, जैसे कि हिस्टोन हमने पढ़ा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अब जो आपका आरएनए है उसको रिमूव कर सकते हैं ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस के साथ। राइबोन्यूक्लियस मतलब क्या? राइबोन्यूक्लियस क्या होता है आपका? आरएनए को खाने वाला तो फिर ये आपका इम्पोर्टेंट है। और जो प्रोटीन है वो कैसे रिमूव होता है? प्रोटीएज के साथ, है ना। और मतलब ऐसे ही होते रहता है, ठीक है। डीएनए को डीएनए खाता है, तो वैसे दूसरे मॉलिक्यूल भी रिमूव हो सकता है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के साथ, और प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट हो जाता है एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल से। चिल्ड इथेनॉल से क्या हो जाता है? आपका प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मतलब ऐसे ही मॉक टेस्ट होता है ना, वैसा कुछ देखा था आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, तो फिर वहाँ पे अलग क्वेश्चन आया था और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल क्या करता है? प्रेसिपिटेट करता है आपका किसको? डीएनए को। डीएनए क्या है आपका? प्यूरिफाइड डीएनए। ओके, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, डाइजेशन परफॉर्म होता है कैसे? इंक्यूबेटिंग करके प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ और एक ऑप्टिकल कंडीशन में, उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत होती है। और जब आपको एगरोज जेल ये यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक
एम्प्लॉयड होता है चेक करने के लिए प्रोग्रेशन, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन का, मतलब कितना अब तक खा चुका है ना, उसका टाइम भी तो लगता है। तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ना, आपको पता होगा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। तो फिर डीएनए क्या है आपका इलेक्ट्रो, तो ये मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिवली। तो फिर इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो डीएनए है एक इज एन क्या इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि नहीं, अगर वो जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है डीएनए, तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल। तो फिर जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है वेक्टर डीएनए के साथ भी, और जो जॉइनिंग ऑफ डीएनए होता है ये इन्वॉल्व करता है सेवरल प्रोसेसेस। जैसे ही आप लोग कट करोगे सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, जो कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सोर्स ऑफ डीएनए और जो कट वेक्टर है स्पेस के साथ मिक्स हो जाते हैं और लाइगेज ऐड होता है, जब कुछ डायग्राम में अच्छे समझ में आएगा। तो फिर ये रिजल्ट क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो आप देखिए इससे क्या हो रहा है, मैं इधर लिखवा देती हूँ, ये आपको बोलना क्या चाह रहा है। ये आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, इधर आपका फॉरेन डीएनए आया, इधर आपका वेक्टर आया, हमने इसको लाइगेज के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे हमने लाइगेज डाला तो क्या बना आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बस इतनी सी बात लिखी हुई है। ओके, हम लोग जाते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या स्टैंड करता है, पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पे मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या फिर इंटरेस्ट का सिंथेसाइज होता है इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है रीजन्स ऑफ डीएनए के साथ, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो फिर आपका जो मल्टीपल कॉपीज़ है किसका बन रहा है, वापस इधर आ जाते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ किसका बन रहा है, डिज़ायरेबल जीन का। ठीक है, हम लोग ये डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो आपका डीनेचुरेशन होता है किस पे होता है, हाई टेम्परेचर में। इस हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका एच बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एच बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जब आपके प्राइमर्स होते हैं, प्राइमर्स को हम लोग एनिलर्स भी बोलते हैं क्योंकि एनिलिंग कराने में हेल्प करता है। अब जब आपका टैग पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज क्या होता है आपका, थर्मोस्टेबल होता है आपका टैग पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और ये आइसोलेट किससे करते हैं हम लोग, आइसोलेटेड फ्रॉम एक बैक्टीरियम से करते हैं, और वो बैक्टीरियम का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। लिख दीजिए, ये सब आगे लिखा हुआ है, या आप डायग्राम से लिखेंगे ना, एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए। तो फिर हम लोग देखते हैं ये जो 2n, इससे एक फॉर्मूला मिलता है कि जब का 2n है ये है आपका टोटल नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज़। और ये कब है डीएनए कॉपीज इतना टोटल, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विथ 1 कॉपी, अगर 1 कॉपी स्टार्ट करें तभी अलग फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं। इफ़ लिख दो, इफ़। आपका आवाज़ सोचिए एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ साइकिल इन पीसीआर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल से आते हैं। सेट ऑफ प्राइमर्स के साथ, प्राइमर्स को एनिलर्स बोलते हैं, और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो जो एंजाइम होता है ये एक्सटेंड करता है प्राइमर को यूजिंग न्यूक्लियोटाइड जो कि प्रोवाइडेड होता है रिएक्शन में, और जो जीनोमिक डीएनए को एक टेम्पलेट जैसे यूज़ करता है। अगर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिपीट होता है बहुत सारे बार, तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए उसको हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स में। ओके, मतलब क्या हुआ, एक
बिलियन कॉपीज़ बन चुके हैं। और ऐसे ही रिपीटेड एम्पलीफिकेशन अचीव होता है यूज़ ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए को, जिसको कि हम लोग टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो कि आइसोलेट होता है बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस के साथ, जो कि एक्टिव रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट होता है अगर डिज़ायर्ड होता है तो अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं लाइगेट करने के लिए एक वेक्टर के साथ और फिर क्लोनिंग के लिए। तो अब आ जाएंगे इंसर्शन। अब देखिए तो जो इंसर्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर, ये आपका काफ़ी मेथड्स होते हैं इसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए लाइगेटेड जीन को रेसिपिएंट सेल के अंदर। और जो रेसिपिएंट सेल है उनको तो हम लोग कॉम्पिटेंट बना देते हैं रिसीव करने के लिए, तो फिर वो लोग डीएनए को ले लेते हैं जो कि प्रेजेंट होता है उसके सराउंडिंग में। तो फिर अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि जीन बेयर करता है रेजिस्टेंस के लिए एक एंटीबायोटिक्स के साथ, जैसे कि एम्पिसिलिन के लिए अगर वो रेजिस्टेंस कैरी कर रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इकोलाई सेल में। तो जो होस्ट सेल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल में। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म सेल को अगर प्लेट में डालें जिस पे कि एम्पिसिलिन है सिर्फ, तो फिर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, लेकिन जो अनट्रांसफॉर्म्ड है वो मर जाएंगे। तो फिर क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसका क्या हुआ, चला गया, तो ऐसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल को प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन में। और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे इस केस में। समझा, ये तो हमने पढ़ चुका है ना, ये वही चीज़ है कितना पहले पढ़ा हुआ था हमने। तो फिर देखते हैं अब ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब आप इंसर्ट करते हैं एक पीस ऑफ एलियन डीएनए को एक क्लोनिंग वेक्टर में और ट्रांसफ़र करते हो उसको एक बैक्टीरियल में या फिर प्लांट में या फिर एनिमल सेल में, तो जो एलियन डीएनए है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और ऑलमोस्ट सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में जो अल्टीमेट एम होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है कि प्रोड्यूस करना है एक डिज़ायरेबल जीन को, तो फिर डिज़ायरेबल प्रोटीन को। हेंस वहाँ पे हमेशा रिकॉम्बिनेंट डीएनए की ज़रूरत होती है ताकि वो एक्सप्रेस हो सके। अब जो आपका सॉरी अब जो आपका फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस हो सकता है एप्रोप्रिएट कंडीशंस में। और जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल इम्पॉर्टेंट, ये इन्वॉल्व क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे टेक्निकल डिटेल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये आपका PYQ है, ठीक है, PYQ, ये लाइन से आपका PYQ है। तो फिर आफ्टर हैविंग क्लोन्ड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद द कंडीशन टू इंड्यूस, जैसे हम लोगों ने टारगेट प्रोटीन को इंड्यूस करने के लिए हमने कर दिया वैसा उसको बना दिया, तो फिर उसको कंसिडर करना पड़ेगा प्रोड्यूस करने के लिए एक लार्ज स्केल में, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फिर आप सोच सकते हैं कि लार्ज स्केल की क्यों ज़रूरत है, लार्ज स्केल की इसलिए ज़रूरत है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, राइट, हमने पढ़ा है। तो वैसे अगर कोई प्रोटीन जो कि एनकोड करता है जीन, अगर वो एक्सप्रेस हुआ है हेट्रोलोगस होस्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो जो सेल्स है जो हार्बर करेंगे क्लोन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को, उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं छोटे से स्केल में लैबोरेटरी में। और जो कल्चर होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिज़ायर्ड प्रोटीन या फिर डिज़ायर्ड प्रोटीन, और फिर उसको प्यूरीफाई करते हैं यूज़ करके अलग अलग सेपरेशन टेक्निक के थ्रू। अब जो आपके सेल है वो मल्टीप्लाई हो सकता है कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम क्या होता है ना, ये होता है आपका ओपन सिस्टम। क्या हो गया, ओपन सिस्टम होता है। तो इस पे क्या होता है ना, आप लोग हमेशा हमेशा आप मीडियम डालते रहते हो, मतलब कि ऑल द टाइम मीडियम आप डालते रहते हो, मीडियम इन, और प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करते हो, तो प्रोडक्ट आउट, ठीक है, ऑल द टाइम, हमेशा ऐसा होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो फिर वैसे ही मतलब वेयर इन, मतलब उसकी जगह जो यूज़ ऑफ मीडियम होता है ड्रेन आउट हो जाता है एक साइड से,
और जो फ्रेश मीडियम होता है वो ऐड होता है दूसरे साइड से मेंटेन करने के लिए सेल को उसके फिजियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल लॉग में। सबसे ज़्यादा एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल लॉग वो होता है कि जब आप लोग सारे सब लोग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्जर बायोमास। तो दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग बायोमास प्रोड्यूस करता है एक लार्जर बायोमास जिससे कि हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन होता है। तो फिर जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं ना वो हमेशा एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में रखे जाते हैं। तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर यील्ड नहीं कर सकता अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस। हमको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा बायोरिएक्टर्स का। बायोरिएक्टर का मतलब क्या होता है, फर्मेंटर्स, जहाँ पे कि जो लार्ज वॉल्यूम है 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड था 100 से 1000 लीटर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद करना है मतलब। और जो बायो रिएक्टर इसको हम लोग सोच सकते हैं कि एक वेसल है जिस पे कि रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में और इंडिविजुअल एंजाइम में। किसका यूज़ करके, माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन सेल्स। एक बायोरिएक्टर प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशन किसके लिए, अचीव करने के लिए डिजायर्ड प्रोटीन के लिए। कैसे प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन। ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। और जो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर कौन सा, आपका स्टेरिंग टाइप का। और आपका स्टेरिंग टाइप आपको दिखाया गया है 11.7 में, ये आपके स्टेरिंग टाइप। तो फिर ये देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, प्रोवाइड O2 थ्रू आउट द सिस्टम हो रहा है कि नहीं, प्रोवाइड O2। ऐसे आप लोग अगर घुमा रहे हो तो क्या होगा, प्रोवाइड O2 थ्रू आउट द सिस्टम, हमेशा O2 मिल रहा है। और इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्ज्ड। ठीक है, अब ये भी आपको आ सकता है कि स्पार्ज्ड कौन सा और स्टर्ड वाला कौन सा है। तो एक स्टर्ड टैंक यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है या फिर कर्व्ड बेस के साथ होता है, फैसिलिटेट करने के लिए मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स को लेके। अब जो स्टरर होता है फैसिलिटेट क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाता है बायोरिएक्टर के थ्रू। ऑल्टरनेटिवली एयर को हम लोग बबल कर सकते हैं रिएक्टर के थ्रू अगर, ठीक है। अब जो बायोरिएक्टर होता है उसके पास एक एजिटेटर सिस्टम होता है और एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है और एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट, जिससे कि स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर को हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं पीरियोडिकली। अब आपको बताइए आपको फोम कंट्रोल सिस्टम क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपका फोम होता है ना ये कट कर देता है, फोम कर देता है कट सप्लाई ऑफ O2, सप्लाई ऑफ O2 ही कट कर दिया फोम ने, है ना, तो इसलिए फोम को हटाना पड़ता है। वह डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जैसे हम लोग कंप्लीशन कर देते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज का, जो प्रोडक्ट होता है उसको सब्जेक्ट करना पड़ता है एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के पास, जिसके पहले कि वो रेडी है और मार्केटिंग के लिए और फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोसेस होता है इंक्लूड क्या करता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन, जिसको कि हम लोग कलेक्टिवली रिफ़र करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के तरह। और जो प्रोडक्ट है उसको काफ़ी फॉर्मुलेशन की तरफ जाना पड़ता है, जिसको सूटेबल प्रिजर्वेटिव के साथ डाला जाए, वो सड़ ना जाए। तो ऐसे फॉर्मुलेशन को अंडरगो करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ केज इन केस ऑफ ड्रग्स। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए जो कि ज़रूरी है। और जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। और ये समरी पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।